हाय। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे वस्त्रों के इतिहास की, मतलब हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जब हम थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे तो हम वस्त्रों के इतिहास पे थोड़ी मोटी मोटी ही नॉलेज लेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री के अंदर कौन से काल के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से इंडिया के अंदर या फिर कहा जा सके कि मनुष्य ने किस तरीके से अपने वस्त्रों के बारे में जाना, उसे हमारा जो फैशन है आज तक कैसे आया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम वस्त्रों को जो आज के प्रेजेंट के टाइम में ट्रेंड चल रहा है इसको हम समझ सकें। ठीक है। इसके हिस्ट्री को वस्त्रों की 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टोन एज, एग्रीकल्चर एज, ये हमारे 2 सबसे स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं। इसके बाद में आएगा मेटल एज, मेटल एज के बाद में आएगा गुप्त काल, गुप्त काल के बाद में आता है मुगल काल, मुगल काल के बाद में आएगा मुगल काल के बाद में आता है ब्रिटिश एज और आधुनिक काल, मतलब मॉडर्न एज। ये 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले से जब हमें किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया था तो वैज्ञानिकों को अब जो नॉलेज मिली है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस ने फैब्रिक का निर्माण लगभग 1 लाख साल पहले से और 5 लाख साल पहले इन दोनों एज के बीच में स्टार्ट किया था। जो अवशेष मिले हैं वैज्ञानिकों को खोज करने के बाद में वो इस एज के बीच के मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 5 लाख साल पहले इस इंसान ने कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि इंसान ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, इंसान बंदरों की भांति था, पर बंदरों की भांति दिखने के बावजूद भी उसका मस्तिष्क इतना विकसित हो चुका था कि उसने अपने कुछ गुप्तांग, कुछ हिस्सा पर्टिकुलर बॉडी को कवर अप करना स्टार्ट कर दिया था। पेड़ पौधों के पत्तों से उसने कवर करना स्टार्ट किया था सबसे पहले। उसके बाद में उसे जब जैसे जैसे मौसम की नॉलेज हुई, जैसे जैसे उसको गर्मी और सर्दी का एहसास हुआ, सबसे पहले जो ह्यूमन था उसके खुद के शरीर पे इतने ज़्यादा बाल थे कि उसे इन चीज़ों की नीड नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदला वैसे वैसे बाल स्किन में हमारी कम होते चले गए और उसी अकॉर्डिंग ह्यूमंस ने ये चीज़ स्टार्ट करी। जैसे जैसे स्किन में बाल कम होते गए वैसे वैसे स्किन को प्रोटेक्शन की नीड पड़ी। तो जब प्रोटेक्शन की नीड पड़ी तो इंसान ने सबसे पहले जानवरों को मारना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टोन एज के अंदर जानवरों को मार के पका के खाया जाता था, कच्चा खाया जाता था। तो उन लोगों ने उसी की स्किन को अपने आप को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पहनना स्टार्ट किया। तो ये था हमारा स्टोन एज के अंदर। इस टाइम पे किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं थी, इंसान में भी इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो उसने उस टाइम पे पत्थर की निडल बनाना स्टार्ट करी। आगे से पत्थर को पैना कर लेते थे वो लोग। पत्थर को जब पैना करते थे पीछे एक छोटा सा होल बनाते थे, जिसको वो लोग कह सकते हैं हम बेलों की शाखाएं होती है, बेल होती है जिन पे पतले पतले तार आते हैं। तार का मतलब सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए जो यूज़ करते थे वो बेलों की पतली पतली टहनियाँ यूज़ करते थे, उन्हीं से उसको कवर करते थे। जैसे जानवरों की खाल हुई तो उसमें जो बाल निकलते थे मोटे, उन्हें हाथ से बिलो के वो स्टार्ट करते थे और उसके उस हिसाब से जैसे जानवरों के सींग हुए उनसे वो उस चीज़ को स्टिच करते थे। ये हमारा स्टोन एज के अंदर आता है सब कुछ। जैसे स्टोन एज के अंदर मानव ने आग जलाना सीख लिया था, उसी तरीके से मानव ने चीज़ों को आपस में जोड़ना भी सीख लिया था। उसी प्रोसेस को हम लोग स्टोन एज में लाते हैं। मोटे मोटे बात की जाए तो स्टोन एज के अंदर जानवरों की खाल पहनना स्टार्ट कर दिया था इंसान ने। कपड़ा इस टाइम पे नहीं बना था, कपड़ा का कोई सीन नहीं था, इसलिए वो पत्तों को, पेड़ पौधों को अपने ऊपर लपेटते थे और यही स्टोन एज के अंदर हुआ था। जानवरों की खाल, जानवरों के सींग, पत्थर से सुई बनाना, पत्थर पे मार्क करना, पत्थरों पर इस चीज़ की को मार्क करना कि ये कैसे स्टिच होगा, क्या होगा, ये सब स्टोन एज के अंदर आ चुका था। सेकंड आता है एग्रीकल्चर एज। एग्रीकल्चर जो एज था इसके अंदर इंसान ने थोड़ी बहुत खेती करना सीख लिया था।
उसी खेती के माध्यम से उसने कपास उगाना सीख लिया था। उसे ये समझ में आ गया था जो नेचुरल फाइबर जो मिलता है, जितना भी नेचुरल फाइबर मिलता है उसके अंदर होता है कपास, ऊन। ऊन की कौन सी जो नेचुरल होती है, जो भेड़ से प्राप्त होती है, वो नेचुरल ऊन के अंदर आती है। नेचुरल फाइबर है ऊन एक। इसी तरीके से कपास भी एक नेचुरल फाइबर है। मैं आपको बताती हूँ कि कृषि काल के अंदर उन्होंने क्या स्टार्ट किया था। कृषि काल के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था कि जो कपास का फूल होता है तो उसमें से एक बीज निकलता है, बीज को वो लोग अलग कर लेते थे और मोटी मोटी रुई से बट के हाथ से एक लंबे धागे का निर्माण करते थे। जब लंबा धागा बन जाता था कुछ इस तरीके से, ये रुई का एक मोटा धागा है जिसे मैंने हाथ से बटाया है। इसका देखिए ट्विस्ट खोलूँगी मैं अगर, तो ये आपको रुई इजी वे में शो हो जाएगी। जैसे ये देखिए मैंने इसको थोड़ा रिमूव किया यहाँ से, तो ये देखिए ये पूरी कॉटन है। इसी तरीके से कुछ ये इस तरीके से बनाया जाता था धागा, और कुछ इस तरीके से इसको आपस में जोड़ दिया जाता था, जैसे कि जिससे फैब्रिक का निर्माण हो सके। जैसे ये हमने लिए दो धागे आपस में, अब हम इसे क्या करेंगे, आपस में ताना बाना जिसको कहते हैं ना, एक तरफ से ट्विस्ट किया दूसरी तरफ से घुमा दिया, जैसे ये इसे आपस में नॉट लगाते हुए वो लोग बनाते थे। और इस टाइम के अंदर कहा जा सकता है कि जो पत्थर की सुई थी, सींग की सुई थी, इन सब की सुई को वो और शार्प करके ये काम करते थे। मतलब जितना शार्प करेंगे उतना ही पतला धागा उसमें आ जाएगा, और वो उसको शार्प करके मोटा मोटा जो फैब्रिक बनाते थे उसे अपने कुछ बॉडी के कुछ ही पार्ट्स पे लपेटते थे। वो पूरे बॉडी के लिए ड्रेस बनाना स्टार्ट नहीं करा था उन्होंने। यहाँ तक एक एग्रीकल्चर एज में इतना ही आता है कि भाई इंसान ने कपड़े के लिए कपास की खोज कर ली थी और ऊन की खोज कर ली थी। इसके बाद आता है हमारा मेटल एज। मेटल एज के अंदर ह्यूमंस को धातुएं मिलना स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंदर लोहे की जो निडल बनाते हैं हम, ये निडल बनाना इंसान ने सीख लिया था। जितनी पतली निडल बना सकते थे उन्होंने उस टाइम पे उतनी पतली निडल और शार्प निडल बनाई, और उसके अकॉर्डिंग ही इस चीज़ को अपडेट किया। जितनी पतली निडल के अंदर आपका धागा जाएगा उतनी ही पतली निडल के अंदर कपड़ा थोड़ा महीन बनता था, और मतलब मोटे कपड़े से वो थोड़े हल्के कपड़े पे आ गए थे जो पतला बनना स्टार्ट हुआ था इसके बाद आता है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल के अंदर तो जैसे मेटल एज के अंदर औजार वगैरह बनना स्टार्ट हो गए थे, उसी प्रकार निडल भी बनना स्टार्ट हो गई थी, पर सिलाई कटाई पे इतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया और मोटे मोटे ही कपड़ों को बनाया गया। इस एज के अंदर पत्थर की जो निडल थी उसको छोड़कर लोग धातु की निडल के ऊपर आ गए थे, मतलब सुई के ऊपर आ चुके थे, धातु पे पूर्ण तरीके से निर्भर हो गए थे। परंतु इस काल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने सुई से उस कपड़ों को ढीला ढाला स्टिच करके पहनना स्टार्ट कर दिया था। गुप्त काल के अंदर आते हैं, तो गुप्त काल के अंदर हुआ था, हम बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल के अंदर रेशम के कीड़ों को पालना स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब रेशम का जो निर्माण हुआ वो आप कह सकते हैं कि गुप्त काल से स्टार्ट हुआ है। गुप्त काल के अंदर बड़े बड़े घरानों के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते थे। बड़े घरानों का मतलब ये है कि जो राजा या राजा के उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, जो राजसी वैभव जिनके लिए कहा जाता है, तो क्योंकि रेशम बहुत कॉस्टली पड़ता था उस टाइम पे, प्लस रेशम को पालना, रेशम के अंदर से कीड़ा निकालना, कीड़े निकालने के बाद में रेशम की बुनाई करना, ये सब बहुत कॉस्टली पड़ता था, और इसलिए ये सारा काम एक उच्च वर्ग के लोग ही कर पाते थे, और उनको वो कई तरीके से कह सकते हैं आप अलग अलग तरीके से कपड़ों को पहनने के तरीके, मतलब एक्सपेरिमेंट्स, तो रेशम के ऊपर जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ था उस टाइम पे, वो उस टाइम पे हुआ था गुप्त काल के अंदर। रेशम से बनाए जाने वाले कपड़ों का निर्माण यहाँ से हुआ था। हमारे यहाँ पर अब तक 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, जिसमें फर्स्ट था कि पाषाण काल या स्टोन एज के अंदर जो इंसान था वो खाल लपेटता था, पत्ते लपेटता था। सेकंड के अंदर आया हमारा जो था कि इंसान ने कपास और ऊन जो हमें भेड़ों से प्राप्त होती थी, इन 2 चीज़ों पर डिपेंड हुआ। थर्ड में आया जिसमें उसने सुई का निर्माण कर लिया और उससे ढीले ढाले कपड़े कॉटन के और ऊन के वो पहनना स्टार्ट कर दिया। फोर्थ आया हमारा जो गुप्त एज है, उसके अंदर रेशम आ गया। तो रेशम तक की नेचुरल फाइबर है, यहाँ तक कि
फाइबर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया का जो फर्स्ट दौर था, जिसको हम फर्स्ट एज कहेंगे, वस्त्र कहाँ से स्टार्ट हुए इंडिया के अंदर? वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुए गुप्त काल से। वस्त्रों को जो पूरा बॉडी का कवर करने लगा वो गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आते हैं हम मुगल काल के ऊपर। मुगल काल के अंदर जब मुगल्स आए इंडिया के अंदर तो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आए। ऐसे नहीं था कि वो सिर्फ हमारे यहाँ से लूट कर लेके गए, साथ में वो चीज़ें लेकर भी आए थे जो उनके कल्चर के साथ रिलेट करती थी। फॉर एग्जाम्पल के कहा जाता है काल के अंदर समोसे जो लेकर आए थे वो मुगल्स के साथ आए थे, जो आजकल हर जगह पे फेमस है। हर गली कूचे का बच्चा समोसों को काफ़ी पसंद करता है। प्लस पताशी या फिर गोलगप्पे जिनको हम कहते हैं, वो काल के अंदर ही आए गए थे भारत के अंदर। जलेबी भी काल में ही आई गई थी। इसी प्रकार से वो सलमा सितारे लेकर आए थे कपड़ों के अंदर। वहाँ की जो मुगल्स की वुमेंस थी वो लोग स्टार्टिंग से अपने आप को कवर अप करके रखती थी। मुगल्स अपने साथ कई सारे जो लेकर आए थे, ऐसे कि निर्माण हो चुका था, लेकिन इंडिया के अंदर मुगल काल जब आया था तब वो अपने साथ में रेशम लेकर आया था। रेशम का निर्माण जबकि गुप्त काल के अंदर पहले ही हो चुका था इंडिया के अंदर, परंतु सलमा सितारा जिसको कहते हैं हम, जरी का काम कहते हैं जिसको, और जिसको हम कहते हैं मुगल पेंटिंग, मतलब कि जो कपड़ों के ऊपर पेंटिंग होती है मुगल स्टाइल के अंदर, वो सब मुगल काल के साथ ही इंडिया के अंदर आया था। मुगल काल के जो पुरुष थे वो अचकन, शेरवानी, पजामा, कुर्ता, टोपी इनका यूज़ किया करते थे, और महिलाएं जो यूज़ किया करती थी वो रेशम के कपड़ों के अंदर सलमा सितारे के वर्क का, जरी के वर्क का, तिले के वर्क का, नक्काशियों का जो हाथ से बनाई जाती थी, और ये सारा काम हाथ से होता था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पर भी जो कपड़े थे वो ढीले ढाले ही पहने जाते थे, मतलब उस टाइम पे भी स्टिच करके कुछ नहीं पहना जाता था। तो धातु काल में निर्माण हुई थी सुई, उसी सुई से उन सबको सिला जाता था, और इस काम को करने में काफ़ी मेहनत लगती थी। कई सौ सालों तक मुगलों ने इंडिया के ऊपर आए रहे और यहाँ से सामग्री लेकर भी गए, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। परंतु मुगल काल के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हुआ था उसके अंदर कहीं पर भी कपड़ों को काट कर सिलने का प्रावधान नहीं पैदा हुआ था। इसके बाद आते हैं ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पर आए तो वो अपने साथ में स्टार्टिंग से ही वो पैंट और शर्ट पहन के ही इंडिया के अंदर प्रवेश किया था। इसका मतलब वहाँ पे कैंची का निर्माण हो चुका था, वहाँ पे कटिंग का निर्माण हो चुका था, और स्टिच का भी निर्माण हो चुका था। उस टाइम पर भी कह सकते हैं अपन कि सिलाई मशीन का उपयोग नहीं होता था, परंतु जिन सुइयों का, निडल्स का उपयोग होता था वह काफ़ी बारीक थी, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहा जा सकता है आपको यहाँ से हमारे जो ड्रेसेस की सेंस थी वो लगभग चेंज होना स्टार्ट हो चुकी। मुगलों का जब राज चल रहा था उसी राज के टाइम पे ब्रिटिशों ने इंडिया के अंदर प्रवेश किया था, और वो स्टार्टिंग से ही टाइट कपड़े पहनने का यूज़ करते थे, और इसी कारण से उनके जो टाइट कपड़े पहने हुए देखे उस हिसाब से शरीर का मेज़रमेंट लेना स्टार्ट हुआ। हमारा जो बॉडी मेज़रमेंट है वो ब्रिटिश के आने के बाद स्टार्ट हुआ था। बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही कपड़े कट के स्टिच होते थे। मतलब कहा जा सकता है कि कटिंग एंड स्टिचिंग जो बॉडी के अकॉर्डिंग होती है वो ब्रिटिश काल से स्टार्ट हुई है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ पे फैब्रिक काट के स्टिच करने का जो फर्स्ट श्रेय जाता है वो इंडिया के अंदर फर्स्ट मास्टर का जो क्रेडिट मिला कटिंग एंड स्टिचिंग मास्टर का, वो मिला श्री वेम्पन को। ये सारा श्रेय उनको जाता है कि वहीं से ये समझ लिए इंडियंस ने काटना और सिलना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में धीरे धीरे वस्त्रों की सिलाई की सुंदरता पर ध्यान जाने लगा लोगों का, और वहाँ से स्टार्ट हुई स्टिचिंग एंड कटिंग। कटिंग एंड स्टिचिंग का स्टार्टिंग वहाँ से हुआ ब्रिटिश काल के आने के बाद से। अंग्रेज़ों ने दिया हमें पैंट, अंग्रेज़ों की तरफ से आई टाई, शर्ट, कोट, स्कर्ट्स, जीन्स, और महिलाओं के लिए जो वन पीस स्टाइल ड्रेसेस, गाउन्स, ये सब अंग्रेज़ों की तरफ से आए। ये सारा क्रेडिट अंग्रेज जब ब्रिटिश काल के अंदर इंडिया आए तब ये सब वह साथ लेकर आए थे। यहाँ से ब्रिटिश काल ओवर होता है। इसके बाद हम आते हैं मॉडर्न एज पे।
मॉडर्न एज जो है आधुनिक काल, ये ब्रिटिश काल के ख़त्म होने से लेके एट प्रेजेंट हमारे आज तक का एज है। इसके अंदर कितने बदलाव आए, कैसे कैसे क्या क्या बदला, ये सब मॉडर्न एज के अंदर आता है। मॉडर्न एज बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, पर हमें इतनी डिटेल से नहीं जानेंगे। आपको पता ही है कि मॉडर्न एज के अंदर कितने वैरायटी के फैब्रिक्स आए हैं। वैरायटी के फैब्रिक्स के साथ साथ कटिंग एंड स्टिचिंग में कितना बदलाव आया है, कटिंग की कैटेगरी में कितना बदलाव आया है, स्टिचिंग की कैटेगरी में कितना बदलाव आया है। पर रेडी टू वेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा स्टार्ट हुआ है हमारे इंडिया के अंदर आज़ादी के बाद से। नहीं तो इससे पहले से फैब्रिक खरीद के कटिंग करा के स्टिच ही कराया जाता था। रेडी टू वेयर का कॉन्सेप्ट हुआ है जो स्टार्टिंग जो हुई है वो 1960 के बाद स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको रेडीमेड कपड़े किसी भी पर्टिकुलर शॉप पे इजी वे में अब अवेलेबल होने लग गए। जब ये रेडी टू वेयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तब ये काफ़ी कम चला था, क्योंकि लोगों को अपने सही साइज़ के या सही नाप के जो कपड़े थे वो अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो वो लोग काट पीट के ही अपने कपड़े बनवाना पसंद करते थे। धीरे धीरे ये हमारा जो था कटिंग एंड स्टिचिंग का कॉन्सेप्ट वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, और पूरे के पूरे जो हमारे लोग हैं वो डायरेक्ट रेडी टू मेड पे आ गए हैं, रेडी टू वेयर पे, कि भाई हम गए शॉप से ख़रीदा और आके आधे घंटे बाद हम उसको इजी वे में वेयर कर लेते हैं। तो यहाँ तक मॉडर्न एज के अंदर आता है। आज हमारे देश के अंदर जिसे कहा जाए अगर गारमेंट्स उद्योग, वो सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है। स्पेशली कुछ कैटेगरीज़ में, जैसे जिसको कहते हैं हम रेडी टू वेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद में फैब्रिक वाला जो है वो सेकंड नंबर पे आ चुका है। हमारे यहाँ पे फैब्रिक बहुत लॉट में बनता है, और यहीं से नए नए तरीके की कटिंग, नए नए तरीके के डिज़ाइन से स्टार्ट हुई है, जो लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। जितना ज़्यादा आकर्षित करती है उतने ही नए नए लोग डिज़ाइंस निकालते हैं, और ये हर तरीके से होता है। कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ होती है शॉर्ट टर्म के लिए। हर तरीके के डिज़ाइन, हर तरीके के कॉन्सेप्ट पे चलती है। हमारे यहाँ फिर फैशन का जो चल रहा है, चलाओ स्टार्ट हुआ है, वो सिटी की तरफ फैशन अलग होता है, गांव की तरफ फैशन अलग होता है। ये सब फैशन के अलग अलग डेफिनेशंस में आता है। हमारा वस्त्रों का जो हिस्ट्री है वो यहीं तक है आज के लिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप जो गारमेंट्स के बारे में या वस्त्रों के बारे में नॉलेज ले सके। इसी में ये हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। ये हमारी थ्योरी की क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास और थ्योरी की क्लास अलग अलग होंगी।